आपको पता है जब मैं इन्वेस्टिंग करता था तो इन्वेस्टिंग करने में मुझे जो सबसे ज़्यादा मिलता था वो था लॉस। मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग के अंदर लॉस ही लॉस करता था। प्रॉफिट नाम का शब्द मैंने सुना था लेकिन कभी मेरे पोर्टफोलियो में एक्चुअल में देखा नहीं था। लेकिन जब मेरे लॉसेस ज़्यादा होने लगे और मेरे फंड्स ज़ीरो होने लगे तो मुझे किसी ने कहा कि भाई आप पहले इन्वेस्टिंग को अच्छे से सीख क्यों नहीं लेते, फिर आप एक्चुअली इन्वेस्टिंग शुरू कर दो। तब मैंने जाके इन्वेस्टिंग सीखना शुरू कर दिया और फिर मुझे नए नए लोग मिलते चले गए, जिसे आप सभी को मिलते हैं। किसी ने कहा कि आप पहले कैंडल स्टिक पैटर्न सीखो, फिर मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि आप पहले इंडिकेटर सीख लो, तो मैंने इंडिकेटर सीखना शुरू कर दिया। और फिर किसी ने कहा कि आप प्राइस एक्शन सीख लो, तो मैंने बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन सीखना धीरे धीरे शुरू कर दिया। लेकिन ये सब सीखने के बाद भी जो मुझे मिला था वह था सिर्फ लॉस और लॉस। मेरा पोर्टफोलियो नीचे से नीचे हर दिन नीचे गिरता चला गया। कभी बाई चांस मेरा प्रॉफिट हो जाता था लेकिन रेगुलर प्रॉफिट्स मैंने कभी किए नहीं थे। और ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि जो सब मैं चीज़ें सीख रहा था वो कभी काम आने ही नहीं वाली थी। लेकिन एक ट्रेड तो था जो मेरी पूरी मार्केट इन्वेस्टमेंट जर्नी को और मेरे मार्केट पर्सपेक्टिव को पूरा चेंज करते चला गया। उसका नाम था शारदा क्रॉप। और ये चार्ट अभी आपके सामने चार्ट ओपन ही है। यहाँ पे ये शारदा क्रॉप का चार्ट है। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखोगे और जो मैंने एंट्री ली थी वो इस लेवल पे थी। आपको ये जनवरी 14 और 17 जनवरी के बीच में मैंने एंट्री ली थी। एंट्री के बाद मुझे एक अचानक से स्पाइक मिल जाता है चार्ट पे और 50 to 60% प्रॉफिट मुझे टोटल मिल जाता है विद इन 3 to 4 डेज। और तब जाके मैं बिल्कुल पता चल जाता है मुझे कि जो प्रॉफिट मिलने के लिए आप एक पूरे साल के लिए साल भर वेट करते हो 50-60% के लिए, वो प्रॉफिट मुझे 3-4 डेज में मिल जाता है। तो मैं सोच में पड़ गया कि अगर मुझे ऐसे ही एंट्रीज मिलते चले गए, ऐसे ही अचानक स्पाइक वाले एंट्रीज मिले गए, तो मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो सकता है विद इन फ्यू डेज। तो मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च करना शुरू कर दिया। और एक बात मुझे ध्यान में समझ में आ गई कि एंट्री के बाद जब स्टॉक एक स्पाइक देता है तो लगभग इस लेवल पे न्यूज़ बाहर आ जाती है न्यूज़ आउटलेट में कि 2-3 स्टार इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे स्टॉक में उनके जो स्टेक्स है वो बढ़ा दिए हैं नीचे के लेवल्स पे, तो इसीलिए ये बड़ा स्पाइक आ जाता है। लेकिन जैसे ही न्यूज़ बाहर आती है थोड़ा सा स्टॉक तो बढ़ जाता है, लेकिन स्टॉक अभी तक कंसोलिडेशन जोन में चला गया। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे चला गया और यहाँ से स्टॉक अभी भी उसी रेंज में घूम रहा है। मतलब अगर आप न्यूज़ बाहर आने के बाद अगर इन्वेस्टिंग करते हो ये लेवल पे तो आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ लॉस ही लॉस दिखने वाला है। तो तब जाके मुझे समझ में आ गया कि ये न्यूज़ बाहर कब आती है, इनका टाइमिंग क्या होता है और ये रिटेलर्स को फंसाने के लिए उसी टाइम पर बाहर कैसे आ जाती हैं। और तब जाके मुझे पता चल गया कि स्टॉक ऐसे सिर्फ ऑपरेटर्स ही भगा सकते हैं। ऐसे रन सिर्फ उसी स्टॉक में आएंगे अगर उसमें ऑपरेटर्स अवेलेबल होंगे। तो मैंने कुछ 2-4 बुक्स मंगा ली ऑपरेटर्स के स्टडी के लिए और तब मुझे पता चल गया कि ये ऑपरेटर होते कौन है, ये स्टॉक को मैन्युपुलेट कैसे करते हैं, फ्लक्चुएशंस कैसे लाते हैं और स्टॉक मार्केट में सिर्फ यही पैसे कैसे कमा रहे हैं। अगर आप एक स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट में 90% से ज़्यादा ऑपरेटर्स बहुत बड़े अमाउंट में पैसा कमा लेते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और 90% रिटेलर्स अपना सारा पैसा पोर्टफोलियो पूरा ज़ीरो कर देते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और वो फिर मार्केट छोड़ देते हैं, उसको भला बुरा कह के मार्केट को छोड़ देते हैं। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये ऑपरेटर्स होते हैं ना, इनके पास बहुत बड़े अमाउंट में पैसा होता है, तो इसीलिए इनको ईजी होता है कि ऐसे जो मूव्स दिख रहे हैं आपको, ऐसे मूव्स वो ईजीली कोई भी स्टॉक में ला सकते हैं। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये ऑपरेटर्स होते कौन हैं। तो ऑपरेटर्स की रेंज में आते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आते हैं, या फिर
हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो भी ऑपरेटर्स की रेंज में आते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो ऑपरेटर्स की रेंज में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जानने के बाद फिर मैं लग गया ऐसे स्टॉक्स ढूंढने के लिए। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत स्टडी कर दी। आपको पहले ऑपरेटर्स का माइंडसेट समझना पड़ेगा और उसके लिए आपको पहले एक डिफरेंस समझना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस में और प्राइस एक्शन में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, और ये डिफरेंस बहुत सारे लोग नज़रअंदाज करते हैं। शायद से किसी को पता भी नहीं होगा कि ये ऐसा डिफरेंस हो सकता है। मान लीजिए कि अगर आप कहते हो कि एक स्टॉक है ABC नाम का और वो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, आपको उसमें पूरा कन्विक्शन है कि ये स्ट्रांग नेक्स्ट 1 ईयर में, नेक्स्ट 2 ईयर में डबल हो जाएगा, उस इतने उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। फंडामेंटल्स में आता क्या है, बहुत सारे थियोरेटिकल कंसेप्ट फंडामेंटल्स में आती है। और फंडामेंटल्स अच्छे हैं इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है, कंपनी रेगुलर प्रॉफिट्स कमा रही है क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, ये सब फंडामेंटल्स में आता है। और अगर आप प्राइस एक्शन के साथ उसका डिफरेंस देखोगे तो प्राइस एक्शन में सिर्फ और चार्टिंग ही आता है, और आप सिर्फ चार्ट के बेसिस पर ही कोई स्टॉक में एंट्रीज लेते हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप कहते हो कि जैसे मैंने कहा कि ABC कंपनी है और उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, तो आपने उसमें इन्वेस्टिंग कर दी। तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा है, तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट एंड ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो इसका मतलब उसको रेगुलर ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। इसका मतलब जब भी कंपनी को रेगुलर ऑर्डर्स मिलेंगे तो वो टाइम में कंपनी के जो ऑपरेटर्स होते हैं या फिर इनसाइडर्स होते हैं, इनको पहले से ही पता होता है कि कंपनी को कुछ ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, तो वो फिर पोजीशंस लेना शुरू कर देते हैं। इसी पोजीशन को अगर हम चार्टिंग की भाषा में बोलेंगे तो इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस। अगर वो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये शारदा क्रॉप के चार्ट में, तो यहाँ पे आपको एक एक्यूमुलेशन दिखेगा एक छोटा सा, तो इसको हम लोग एक्यूमुलेशन फेज इसको बोलते हैं। ये फेज में ऑपरेटर्स जो है वो धीरे धीरे स्टॉक्स को उठा लेते। लेकिन अगर मैं इसको जूम कर दूँ यहाँ पे देखिए, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। आप नीचे ऑब्जर्व कीजिएगा वॉल्यूम में, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, लेकिन अचानक से वॉल्यूम में स्पाइक आ जाता है और स्टॉक में भी स्पाइक आ जाता है। तो अगर आप अभी जो भी थियोरेटिकल नॉलेज या फिर यूट्यूब पे जो नॉलेज है, बहुत सारे बुक्स में जो नॉलेज है, वो नॉलेज सिर्फ ये कहता है कि ऑपरेटर्स की एंट्री को ऐसे ढूंढा जाता है कि अगर आपको चार्ट में इस तरह से वॉल्यूम स्पाइक मिलेंगे तो कोई भी बता देता है कि यहाँ पे ऑपरेटर्स की एंट्री हुई है या फिर इनसाइडर्स की एंट्री हुई है, या फिर कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ने बहुत बड़े क्वांटिटी में यहाँ पे माल उठा लिया है। ठीक है, तो ये सब थियोरेटिकल नॉलेज है। लेकिन मैं जब ऐसे स्पाइक ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे यहाँ पे किधर एंट्री लेनी है, यहाँ पे पहले ही एंट्री लेनी है मुझे ऑपरेटर्स के साथ। लेकिन आप अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम ही नहीं है, तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ पे ऑपरेटर्स ने एंट्री नहीं ली है। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि कोई भी स्टॉक का होता है ना, एक फिक्स क्वांटिटी में फिक्स क्वांटिटीज़ होती है उसकी डेली क्वांटिटीज़। मान लीजिए कि ABC ये स्टॉक है और उसकी क्वांटिटीज़ का जो फिक्स अमाउंट है डेली का वो 10 लाख का है। अगर 10 लाख क्वांटिटीज़ आज की डेट में फिक्स हो जाती है, पूरी फिल हो जाती है, पूरे बायर्स से फिल हो जाती है, तो वहाँ पे मतलब सेलर्स अवेलेबल नहीं है, तो वो जो स्टॉक है ना वो टेम्प्ररी फेज के लिए आज के लिए एक अपर सर्किट में लॉक हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आई थिंक 20% का सर्किट है ये कैंडल पे, तो ऐसे सर्किट में लॉक हो जाते हैं। आप नीचे वॉल्यूम भी देखोगे तो बहुत सारा वॉल्यूम स्पाइक यहाँ पे मिल गया है। ऐसा वॉल्यूम यहाँ पे वापस से दिखा नहीं है 2022 जनवरी से। ठीक है, तो ये सब होता है वॉल्यूम फ्लक्चुएशंस प्राइस के साथ। आपको ये डिफरेंस पहले फंडामेंटल एंड प्राइस एक्शन में सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर ही आप ऐसे जो स्टॉक्स है वो ढूंढ पाएंगे। फिर मैंने इस पर रिसर्च शुरू कर दिया कि मुझे ऑपरेटर्स के साथ ही एंट्री लेनी है, तो मैंने थोड़ा रिसर्च कर दिया और मुझे समझ में आ गया कि एक पैटर्न में ही ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, इनसाइडर्स होते हैं, एक अच्छे से पैटर्न में जो एंट्रीज है वो
स्टॉक में पुट करते रहते और बड़ा बड़ा माल उठाते रहते। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा, अगर हम ये फेज़ में देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटे से एक्यूमुलेशन दिख रहा है। तो ये फेज़ में ऑपरेटर्स ने जो माल उठा लिया है और अचानक से यहाँ पे स्पाइक दे दिया। और ऐसे माल क्यों उठाते हैं वो छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में? वो इसीलिए उठाते हैं, मैंने जैसे अभी थोड़ी टाइम पहले डिस्कस किया कि हर कोई स्टॉक का ना एक क्वांटिटीज़ फिक्स होती है। अगर वो क्वांटिटीज़ फिल हो जाती है तो वो स्टॉक ऐसे अपर सर्किट में फिक्स हो जाता है। तो इसीलिए ये जो है ना, पहले थोड़े थोड़े सप्लाई में क्वांटिटीज़ उठा लेते ताकि जो बायर्स एंड सेलर का है वो एक सिम्बोसिस रहे, एक ठीक से बैलेंस रहे, इसीलिए वो ऐसे छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में उठा लेते। तो ये पैटर्न मैंने पिक कर दिया, इसको मैंने ठीक से ऑब्जर्व किया और मैंने एक सिस्टम बनाया है, जो सिस्टम में मैं ऑपरेटर एंट्रीज ट्रेस करता हूँ और उसके बाद एंट्री लेता हूँ। ग्रुप का जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, मैंने डिस्कशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है और चैट में भी डाल दिया है, आप वो लिंक में जा सकते हो। और आप जब ग्रुप को विज़िट करोगे तब आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि कैसे हम लोग ऑपरेटर की एंट्रीज ट्रेस करते हो और कैसे हम लोग उसमें एंट्रीज लेते हैं और कैसे अचानक से स्पाइक आ जाते हैं। लास्ट 2-3 मंथ्स में हमने जेनटेक में एंट्री ली है, आरवीएनएल में एंट्री ली है और रिफेक्स में एंट्री ली है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जिसमें हमने एंट्री लेने के बाद स्टॉक ने 2x एंड 3x भी रिटर्न्स हमें दिए हैं विद इन फ्यू 2-3 मंथ्स। और इतने रिटर्न्स के लिए आप सालों तक इंतज़ार करते हो, लेकिन इतनी इंतज़ार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ढूंढना है कि ऑपरेटर्स कहाँ पे है। मान लीजिए कि मैंने पहले ही जैसे डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले कि कोई कंपनी के बहुत अच्छे फंडामेंटल से ऐसा मान रहे हो, लेकिन अगर वो कंपनी में ऑपरेटर्स की एंट्री नहीं होगी, बड़े प्लेयर्स की एंट्री नहीं होगी, तो फंडामेंटल्स अच्छे होने के बाद भी वो स्टॉक में स्पाइक नहीं आने वाला है। आपको ये डिफरेंस शायद किसी ने बताया होगा कि आपको कोई स्टॉक के फंडामेंटल्स अगर अच्छे होंगे ना तो वो स्टॉक चार्ट पे भी अच्छा ही होने वाला है, और अगर फंडामेंटल्स खराब हो गए तो वो स्टॉक चार्ट पे भी खराब ही होने वाला है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि फंडामेंटल्स तो कुछ भी नहीं होते और लेकिन स्टॉक तो भागते ही रहता है। तो ऐसे स्टॉक जो होते हैं वो हाईली ऑपरेटिव होते हैं। तो मैंने आपको ये बहुत अच्छा से डिफरेंस बता दिया है। आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको फंडामेंटल सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑपरेटर्स की एंट्री कहाँ पे ये देखना है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हर दिन के एंड में बहुत कुछ ब्रोकर्स होते हैं या फिर जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो एक डेटा रिलीज़ करते हैं। वो डेटा एनएससी के वेबसाइट पे भी अवेलेबल होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डेटा और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का जो डेटा होता है, उनके बाय एंड सेल जो ट्रेड्स होते हैं उसका एक डेटा अलग से पब्लिश होता है। तो वो हर डे के एंड में पब्लिश होता है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है, वो डिसाइड करने के लिए ये डेटा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कि ऑपरेटर्स होते कैसे कौन है और ये स्टॉक को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। और आपको अगर इसे स्पाइक्स में ट्रेड करना है और जल्दी से जल्दी बड़े प्रॉफिट्स बनाने हैं तो आपको सिर्फ ऑपरेटर्स को ही फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की जो लिंक है वो डाल दी है, चैट में भी मैंने लिंक डाल दी है, उसका नेम है। आपको ग्रुप में जाना है और सिर्फ वहाँ पे जाइए, ऑब्जर्व कीजिए कि ऑपरेटर्स ट्रेस कैसे होते हैं। आगे की वीडियोस में भी मैं डिस्कस करूँगा कि ये ऑपरेटर होते कौन हैं और ये एक्चुअल में ऑपरेट कैसे करते हैं, और कुछ स्टॉक्स भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही।